हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से आलोचना वाले सेक्शन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना के अंतर्गत छायावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचना तथा प्रभाववादी आलोचना के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक या अंतश्चेतनावादी आलोचना और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना को, इन दोनों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है मनोवैज्ञानिक या अंतश्चेतनावादी आलोचना। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आलोचना का मूल उत्स किसे माना गया है? ऑप्शन ए एडलर, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है फ्रायड। मनोवैज्ञानिक आलोचना का मूल उत्स किसे माना गया है? फ्रायड, यानी फ्रायड से ही इस परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है। ठीक है, संबंधित तथ्य हम देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना का मूल उत्स फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड का अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत है। ठीक है, अगर हम देखें तो फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक जो आलोचना पद्धति का जो सिद्धांत है वह क्या है? अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है वह किनका है? सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड का समय अगर हम देखें तो 1856 से 1940, तो हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा और इनका जो सिद्धांत है अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत, यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और प्रश्न जो हमारे लिए है इससे संबंधित, यानी मनोवैज्ञानिक आलोचना का मूल उत्स किसे माना गया है, तो फ्रायड, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रायड का जन्म किस वर्ष हुआ था? अभी हमने 1856 से 1939 देखा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जन्म इनका 1856 है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 1856 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार दमित वासनाएं मुख्यतः किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी काममूला, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी भौतिक। तो फ्रायड के अनुसार दमित वासनाएं मुख्यतः किस प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काममूला। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। फ्रायड के अनुसार मानव मन की अनेक वासनाएं धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक प्रतिबंधों के कारण अंतर मन में दबी रह जाती हैं। ये वासनाएं अवचेतन मन से चेतन क्षेत्र में आने तथा व्यक्त होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। मानव का यह अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड जिसे कहा जाता है, अवचेतन मन को अधिक सक्रिय होता है। चेतन और अवचेतन के बीच मन की अर्धचेतन स्थिति भी होती है। इसी से होकर दमित वासनाएं अवचेतन मन में प्रविष्ट होती रहती हैं। ये दमित वासनाएं काममूला होती हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या क्या हो गई कि जो मन के जो 3 रूप हैं, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन। फ्रायड के अनुसार क्या है कि हमारे अवचेतन मन में जो वासनाएं होती है वह दमित वासनाएं रहती हैं। इसी से यह चेतन मन में प्रवेश करना चाहती हैं। और जो अर्धचेतन मन है, अर्धचेतन मन से जो हमारी जो वासनाएं हैं वो कहाँ? अवचेतन मन तक जाती है और अवचेतन से फिर वह चेतन मन की ओर जाती हैं। तो ये जो भी वासनाएं हैं वह पूरी तरीके से क्या है? काममूला वासनाएं होती हैं। अगला हम जो प्रश्न देखते हैं वह इसी से संबंधित है। अवचेतन मन किस अवस्था से होकर चेतन मन में प्रवेश करता है? ठीक है, तो अवचेतन मन जो है वह चेतन मन की ओर प्रवेश तो करता है, लेकिन उसके मध्य एक और जो मन है, मन का जो प्रकार कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं, वह है जिसके माध्यम से यह चेतन मन की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है अचेतन, ऑप्शन बी अर्धचेतन, ऑप्शन सी निद्रा चेतन, ऑप्शन डी प्रेरणा चेतन। तो अवचेतन जो मन है वह चेतन मन की ओर प्रवेश कब करता है? अर्धचेतन मन के अवस्था से होते हुए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्धचेतन। अगला प्रश्न है, एडलर ने फ्रायड की किस मान्यता को अधिक महत्व दिया है? ऑप्शन ए काम वासना, ऑप्शन बी धार्मिक भावना, ऑप्शन सी अधिकार भावना, ऑप्शन डी भय भावना। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अधिकार भावना। एडलर ने फ्रायड की किस मान्यता को अधिक महत्व दिया है? अधिकार भावना। संबंधित हम तथ्य भी देखते चलेंगे। पहला जो तथ्य है, फ्रायड के बाद उनके शिष्य एडलर और युंग। तो फ्रायड के शिष्य कौन हो गए? एडलर और युंग ने उनकी मान्यताओं को व्यापक आधार देने की चेष्टा की। तो पहले अगर हम देखें तो फ्रायड सबसे पहले हमारे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में सामने आते हैं, विश्लेषक के रूप में। दूसरे हैं एडलर, उसके बाद फिर युंग आते हैं।
एडलर का जो समय है वह 1870 से 1937 है। ठीक है, समय भी देखना है क्योंकि ये तीनों जो नाम है वह मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है, फ्रायड, एडलर और यूंग। एडलर ने काम वासना से अधिक महत्व किनको दिया है? अधिकार भावना को, सेल्फ असर्शन। यह जो अधिकार भावना है इसे अंग्रेजी में सेल्फ असर्शन कहते हैं, इसको महत्व दिया है। ठीक है, तो काम वासना से अधिक महत्व किसने दिया है अधिकार भावना को? एडलर ने। उसने अधिकार भावना को शारीरिक हीनता जनित मनोग्रंथि से उद्भूत माना है और कला को इस हीनता की पूर्ति का साधन बताया है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि किसने अधिकार भावना को शारीरिक हीनता जनित मनोग्रंथि माना है, साथ ही कला को किसने इस शारीरिक हीनता की पूर्ति का साधन माना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडलर। ठीक है, तो तथ्य आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पे तथ्यों को भी शामिल किया है। प्रश्न है, एडलर ने अधिकार भावना को किससे उत्पन्न माना है? ऑप्शन ए समाज से, ऑप्शन बी धर्म से, ऑप्शन सी शारीरिक हीनता से, ऑप्शन डी कल्पना से। तो सही उत्तर क्या होगा? यह जो अधिकार भावना है एडलर के अनुसार यह शारीरिक हीनता से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हमारे लिए यह प्रश्न भी हो जाता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एडलर ने काम वासना से अधिक महत्व अधिकार भावना को दिया है, यह हमने देख लिया था पिछले प्रश्न के तथ्य के रूप में। तो एडलर का समय क्या था? 1870 से 1937। उन्होंने काम वासना से अधिक किसको महत्व दिया? अधिकार भावना को महत्व दिया। उसने अधिकार भावना को शारीरिक हीनता जनित मनोग्रंथि से उद्भूत माना और कला को इस हीनता का प्रवृत्ति का साधन माना। ठीक है, ये वही तथ्य है, यहाँ रिपीट हो गए हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यूंग के अनुसार अचेतन मन के दो भेद कौन से हैं? पहला था चेतन मन। हमने मन के तीन रूप देखे, चेतन, अचेतन और अचेतन, अवचेतन भी कह सकते हैं, और अर्धचेतन। तो यहाँ ऑप्शन है व्यक्तिगत चेतन और सामाजिक चेतन, बी वैयक्तिक अचेतन और सामूहिक अचेतन, सी अवचित और उपचेतन, ऑप्शन डी मनोवेग और मनोतत्व। यानी यूंग के अनुसार अचेतन मन के दो भेद कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वैयक्तिक अचेतन और सामूहिक अचेतन। ठीक है, तो यूंग के अनुसार अचेतन मन के दो भेद हैं, वैयक्तिक अचेतन और सामूहिक अचेतन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यूंग का समय क्या है? 1875 से 1961। इन्होंने फ्रायड की काम भावना और एडलर की अधिकार भावना दोनों को ही एकांगी बताया है। अगर प्रश्न पूछा जाए काम भावना का जो सिद्धांत है वह किनका दिया हुआ है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रायड। अगर प्रश्न पूछा जाए अधिकार भावना का सिद्धांत किसने दिया है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडलर। यूंग ने इन दोनों ही सिद्धांतों को, यानी इन दोनों ही विचारकों के मत को क्या किया है? खारिज करते हुए कहा है कि ये एकांगी है। यूंग के अनुसार अचेतन मन के भी दो भेद हैं, यानी वैयक्तिक अचेतन और सामूहिक अचेतन। अब प्रश्न है, सामूहिक अचेतन को यूंग ने क्या कहा है? ऑप्शन ए अनुभवों का प्रकाश, ऑप्शन बी अंधकारमय कोश, ऑप्शन सी चेतना का केंद्र, ऑप्शन डी ज्ञान का स्रोत। अगर प्रश्न तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामूहिक अचेतन को यूंग ने क्या कहा है? अंधकारमय कोश। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने मिथक को किसके समान बताया है? ऑप्शन ए प्रतीक के समान, ऑप्शन बी भावनाओं के समान, ऑप्शन सी आदि बिंब के समान और ऑप्शन डी यथार्थ के समान। तो बच्चन सिंह ने मिथक को किसके समान बताया है? आदि बिंब के समान बताया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी में है समाहित, यानी पुस्तक में अगर आप देखें तो मनोविश्लेषण वादी या आलोचना है जो है, इसके अंतर्गत बच्चन सिंह ने मिथक को आदि बिंब कहा है। इस कथन को भी देख लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदि बिंब और मिथक को लगभग एक ही चीज़ माना है। वे कहते हैं मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है जिसके माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को अलौकिक गाथाओं के रूप में अभिव्यक्त करता रहता है। यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन मन का सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। तो ये जो कथन है यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा और यह कथन बच्चन सिंह का है आदि बिंब और मिथक को से संबंधित। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार मिथक किसकी भाषा है? तो अभी हमने कथन में देखा मिथक आदिम मनुष्यों की भाषा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। मिथक क्या है? आदिम मनुष्यों की भाषा है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार कलाकार कैसा व्यक्ति होता है? तो फ्रायड के अनुसार कलाकार कैसा व्यक्ति होता है? इसका ऑप्शन है बहिर्मुखी,
ऑप्शन बी अंतर्मुखी, ऑप्शन सी निश्चेष्ट, ऑप्शन डी क्रियाशील। तो सही उत्तर क्या होगा? कलाकार क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्ति होता है फ्राइड के अनुसार। संबंधित तथ्य देखने से पहले हम रामचंद्र तिवारी के इस कथन को देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में कला और साहित्य के माध्यम से इन वासनाओं की अभिव्यक्ति सुंदरतम रूप में होती है, क्योंकि यहाँ इनका उदात्तीकरण हो जाता है। यानी कला और साहित्य में क्या होता है, जो दमित वासनाएं होती हैं उनका क्या होता है, उदात्तीकरण हो जाता है। कलाकार अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जब उसकी प्रेम, यश, धन, शक्ति संबंधी ऐष्णाएं यथार्थ जगत में पूर्ण नहीं हो पाती तो वह अपनी वासनाओं की तुष्टि कल्पना लोक में करने लगता है। इस व्याख्या के अनुसार काव्य कला दमित काम वासना की ही काल्पनिक अभिव्यक्ति है। तो अगर देखा जाए तो काव्य कला क्या है? दमित काम वासना की काल्पनिक अभिव्यक्ति है। यह कथन किनका है? रामचंद्र तिवारी का है। मनोवैज्ञानिक आलोचना कवि के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन के बल पर उन वासनाओं का विश्लेषण करती है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के अंतर्गत अगर हम देखें तो वह क्या करते हैं कि कवि के जो व्यक्तिगत जीवन है उसके अध्ययन पर बल देकर उन वासनाओं को क्या कर रहे हैं? विश्लेषण कर रहे हैं, जो कवि के मन में दमित रह गई होती है और जिनकी अभिव्यक्ति उसकी काव्य कृतियों में होती है। फ्रायड के बाद उनके शिष्य एडलर और युंग ने उनकी मान्यताओं को व्यापक आधार देने की चेष्टा की। तो अगर हम रामचंद्र तिवारी के शब्दों में मनोवैज्ञानिक आलोचना को समझें तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे प्रभाववादी आलोचना में था ना कि जो रचनाकार हैं वो क्या करते हैं, जो समीक्षक है वो क्या करते हैं, कृति का पहले प्रभाव ग्रहण करते हैं। प्रभाव ग्रहण करने के बाद उसे सौंदर्य या मार्मिक पक्ष देकर उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। उसी रूप में अगर हम देखें तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के माध्यम से कवि के जो समीक्षक है वो क्या करते हैं कि जो भी रचनाकार हैं उसके व्यक्तिगत जीवन में जो भी वासनाएं, दमित वासनाएं हैं, वो किस रूप में काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है उसका विश्लेषण करना है। तो यह इस रूप में यह कथन क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आलोचना सबसे अधिक जोर किस पहलू पर देती है? ऑप्शन ए कला के सौंदर्य पर, ऑप्शन बी कवि के जीवन और दबी वासनाओं पर, ऑप्शन सी भाषा सौंदर्य पर, ऑप्शन डी सामाजिक नीति पर। तो अभी हमने देखा कथन के माध्यम से कि मनोवैज्ञानिक आलोचना जो कवि के जीवन और उसकी दबी हुई वासनाओं पर अधिक जोर देती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हिंदी में इलाचंद जोशी मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाशील आलोचक माने जाते हैं। अगर मनोवैज्ञानिक आलोचना में प्रश्न पूछा जाए किनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है तो वो है इलाचंद जोशी। इनकी जो कृति है उन्हें देख लेते हैं। साहित्य सर्जना, इलाचंद जोशी की मनोवैज्ञानिक आलोचना की जो कृति है वह साहित्य सर्जना है। समय क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940। लिखकर उन्होंने मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रतिष्ठा की थी। तो इलाचंद जोशी हिंदी में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम पाश्चात्य के रूप में देखें, मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत जहाँ से आया है उसमें एडलर पहले हो जाते हैं, फ्रायड पहले हो जाते हैं। और अगर हम हिंदी की बात करें तो इलाचंद जोशी पहले हैं। उसके बाद यानी साहित्य सर्जना के बाद इन्होंने विवेचना लिखा, विश्लेषण लिखा, देखा परखा लिखा आदि कृतियों में उनका मनोवैज्ञानिक आलोचक निरंतर सजग रहा है। तो 4 कृति इनकी है इलाचंद जोशी की मनोवैज्ञानिक आलोचना संबंधित: साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण और देखा परखा। साहित्य सर्जना की प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1940। उसके बाद अगर हम बात करें विवेचना की तो विवेचना का समय है 1948, विश्लेषण का समय है 1954, देखा परखा का समय है 1957। इन सभी कृतियों में हमें मनोविश्लेषण या फिर मनोवैज्ञानिक आलोचना का रूप दिखाई देता है। अगला जो तथ्य है वो भी देख लेते हैं। जोशी जी के अनुसार हिंदी का भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का ही प्रतीक है। अब यह भी कथन महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि भक्ति साहित्य दमित काम कुंठा का प्रतीक है, यह किसकी मान्यता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इलाचंद जोशी का। तो इलाचंद जोशी के अनुसार हिंदी का जो भक्ति साहित्य है वह पूरी तरीके से दमित काम कुंठा का ही प्रतीक है। छायावादी काव्य में भी उन्होंने यौन संबंधी मनोभावनाओं को ही शब्दजाल में अवगुंठित शालीन स्थिति रूप में देखा है। जोशी के चिंतन पर फ्रायड के काम मनोविज्ञान का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। यानी वो भक्ति साहित्य में भी काम कुंठा को देख लेते हैं और छायावादी काव्य में भी वो यौन संबंधी मनोभावों को देख रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इस रूप में उनका जो कह सकते हैं जो मत पूरी तरीके से किनसे प्रभावित है? फ्रायड के सिद्धांतों से प्रभावित है। तो फ्रायड का जो काम मनोविज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत है
उनसे जोशी जी पूरी तरीके से प्रभावित दिखाई देते हैं। ठीक है, तो भक्ति साहित्य दमित कामकुंठा का प्रतीक अगर प्रश्न पूछा जाए तो किनका होगा? इलाचंद जोशी। या फिर छायावादी काव्य में यौन संबंधी मनोभावों का अगर प्रश्न पूछा जाए तो भी इलाचंद जोशी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कला शारीरिक हिंसा की पूर्ति का साधन है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी युंग, ऑप्शन डी नगेंद्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडलर ने कहा था कि जो कला है वो शारीरिक हिंसा की पूर्ति का साधन है। हमने पहले देखा था कथन के माध्यम से भी और प्रश्न के माध्यम से भी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रमुख सीमा क्या है? ऑप्शन ए, यह पात्रों का अध्ययन नहीं कर पाती। अगर हम इसकी सीमा का अर्थ है कि किस रूप में यह क्या कुछ इसमें अभाव है। ठीक है, अगर हम देखें तो इस आलोचना में क्या कमी है या क्या अभाव है या इसकी सीमा क्या है, इस रूप में यह प्रश्न है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रमुख सीमा क्या है? इसका पहला जो ऑप्शन है, यह पात्रों का अध्ययन नहीं कर पाती। ऑप्शन बी, यह केवल भाषा की व्याख्या कर सकती है। ऑप्शन सी, यह कला के समग्र सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकती। ऑप्शन डी, यह यथार्थ को नकारती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रमुख सीमा क्या है? यह कला के समग्र सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकती। ठीक है, पात्रों का अध्ययन कर सकती है, भाषा की व्याख्या भी कर सकती है, यथार्थ को नकारती नहीं है, लेकिन यह कला के समग्र सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना मनोविश्लेषण के सहारे कथा साहित्य में पात्रों के आचरण की व्याख्या कर सकती है तथा वर्णित और घटित घटनाओं के आधारभूत मनोवैज्ञानिक कारणों का अनुसंधान कर सकती है। पुरुष और नारी पात्रों में आद्य पुरुष और नारी के बिंबों की झलक देख सकती है। रचनाकार द्वारा प्रयुक्त विशेष प्रकार के प्रतीकों और बिंबों के भीतर छिपे अभिप्राय की व्याख्या कर सकती हैं। मिथकीय रचनाओं और कल्पनाओं के भीतर छिपे हुए जीवन सत्य का उद्घाटन कर सकती हैं। फैंटेसी के भीतर झिलमिलाते हुए यथार्थ का विवेचन कर सकती है, किंतु साहित्य और कला के समग्र सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकती। तो अब हम यहाँ से क्या कुछ तथ्य सामने देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक आलोचना की विशेषता क्या क्या है। उसकी सीमा तो ये है कि वह साहित्य और कला के समग्र सौंदर्य को व्याख्यायित एक साथ नहीं कर सकती, लेकिन यह अंशतः पात्रों को देख सकती है, जो बिंब और यथार्थ जो छिपे हैं उनको उद्घाटित कर सकती हैं। रचनाकार का जो विशेष मंतव्य है उसको उद्घाटित कर सकती हैं। पुरुष और नारी पात्रों में आद्य पुरुष और नारी के बिंबों की जो झलक है उनको देख सकती है। मनोवैज्ञानिक कारणों की पड़ताल कर सकती है, लेकिन यह समग्र साहित्य के सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर सकती है। ठीक है, तो विशेषता भी हमारे समक्ष है और इसकी जो कह सकते हैं सीमा और या जो कमी कह सकते हैं वह भी हमारे सामने है। कहा जा सकता है, और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि यह कथन किनका है तो रामचंद्र तिवारी उत्तर होगा। ठीक है, कहा जा सकता है कि कला का केवल वही पक्ष जो कलात्मक रूप विधान की प्रक्रिया से संपृक्त है मनोविज्ञान का विषय हो सकता है। जो पक्ष कला की आधारभूत प्रकृति से संबंध है वह सदैव मनोविज्ञान के क्षेत्र से बाहर है, इसलिए इधर मनोवैज्ञानिक आलोचना का जोर कम पड़ गया है। अब मिथकीय आलोचना का प्रचलन बढ़ गया है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा में यह कहा गया है कि कला में अब मिथकीय आलोचना का जो दौर है वह प्रारंभ हो गया है और मनोवैज्ञानिक आलोचना का जो दौर है वह समाप्त होता जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, मिथकीय आलोचना के प्रसार में किन विद्वानों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर अश्विनी पाराशर। ऑप्शन बी फ्रायड, एडलर, युंग। ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ। ऑप्शन डी एडलर, पाराशर और बच्चन सिंह। तो सही उत्तर क्या होगा? मिथकीय आलोचना के प्रसार में डॉक्टर नगेंद्र का भी नाम है, रमेश कुंतल मेघ का भी नाम है और डॉक्टर अश्विनी पाराशर का भी नाम है। ठीक है, तो ये तीनों जो आलोचक हैं यह मिथकीय आलोचना को बढ़ावा दे रहे हैं या उसको विस्तृत करने में इनका योगदान रहा है। कुछ और रचनाकार हैं इससे संबंधित। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर अश्विनी पाराशर और डॉक्टर उषापुरी विद्यावाचस्पति तथा डॉक्टर शंभुनाथ आदि की मिथकीय आलोचनाएं उल्लेखनीय हैं। तो मिथकीय आलोचना में अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन से आलोचक मिथकीय आलोचना से संबंधित नहीं हैं, तो पहले आप ये जान लेंगे कि कौन कौन संबंधित हैं। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर अश्विनी पाराशर और डॉक्टर उषापुरी विद्यावाचस्पति और डॉक्टर शंभुनाथ, ये सभी आलोचक क्या है? मिथकीय आलोचना से संबंधित हैं। तो कौन नहीं है वह छांटना आसान हो जाएगा तब जब आपको कौन है ये पता हो। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति। ये पुस्तक का नाम है।
यह पुस्तक किस वर्ष लिखी गई, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1983। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है 1978। अज्ञेय की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति, इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1978 है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर ज्वाला प्रसाद खेतान। इन्होंने अज्ञेय की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1978 है। कौन है अज्ञेय की रचना में काम तत्व और उसकी परिणति के लेखक? डॉक्टर ज्वाला प्रसाद खेतान। ठीक है, अगला प्रश्न है, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? देखिए, पुस्तक का नाम क्या है? साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1983। सही उत्तर होगा साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। पुस्तक प्रकाशित हुई है 1964 में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने हिंदी कथा साहित्य की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छी आलोचना की है। आपकी साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 नामक एक महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित हुई है। तो साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन यह पुस्तक किनकी है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय की। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964। तो पहले वाले का ज्वाला प्रसाद खेतान थे, दूसरे वाला जो पुस्तक है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, इस पुस्तक के रचनाकार हैं डॉक्टर देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आलोचना किस परंपरा से संबंध है? ऑप्शन ए पश्चिमी परंपरा, ऑप्शन बी भारतीय परंपरा, ऑप्शन सी धार्मिक परंपरा, ऑप्शन डी दार्शनिक परंपरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक आलोचना जो है वह किस परंपरा से संबंध है? पश्चिमी परंपरा से संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आलोचना किन आधारों पर पात्रों के आचरण की व्याख्या करती है? ऑप्शन ए नैतिक कारणों पर, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारणों पर, ऑप्शन सी धार्मिक कारणों पर, ऑप्शन डी सामाजिक कारणों पर। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना किन आधारों पर पात्रों के आचरण की व्याख्या करती है? इसका सही उत्तर मनोवैज्ञानिक कारणों पर। अगला प्रश्न है, युंग की मान्यता के अनुसार युगदृष्टा कवि किससे प्रेरित होता है? ऑप्शन ए चेतन मन से, ऑप्शन बी समाज से, ऑप्शन सी सामूहिक अचेतन से, ऑप्शन डी धर्म से। युग की मान्यता के अनुसार युगदृष्टा कवि किससे प्रेरित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सामूहिक अचेतन से युगदृष्टा कवि जो है वह प्रेरित होता है। यह मान्यता युंग की है। तो अगला जो आलोचना पद्धति है वह ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं तो केवल प्रश्नों को ही मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। मुझे जो भी लगता है इम्पॉर्टेंट है उसे मैं तथ्य के रूप में आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। अगर आप पुस्तक से चीज़ों को नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने तथ्यों को भी शामिल किया है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आप पुस्तक से नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई अंश छूट जाएगा। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ इसमें जितने भी तथ्य समाहित थे प्रश्न के अलावा उन सभी को इसमें शामिल किए हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उससे मिलान कर सकते हैं, और अगर पुस्तक नहीं है तो आराम से आप इसको अपने नोट्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो आलोचना पद्धति है वह है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना। इससे संबंधित अगर हम पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है, अच्छा अगर मैं इसी पुस्तक को अगर तथ्य के रूप में पढ़ा रही होती, यानी एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में नहीं पढ़ा रही थी, तो शायद आप ज़्यादा उसको रिलेट कर पाते। लेकिन प्रश्न के माध्यम से करने का उद्देश्य केवल इतना है कि हमको कहीं ना कहीं इस पुस्तक को पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से। तो जब हम परीक्षा की दृष्टि से चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ प्रश्नों का होना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे प्रश्नोत्तर फॉर्म में मैंने इसे तैयार किया है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न जो है वो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना से संबंधित है। तो इससे संबंधित पहला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए साहित्य की भाषा का विश्लेषण, ऑप्शन बी आलोच्य कृति का मूल्यांकन इतिहास और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में करना, ऑप्शन सी लेखक की जीवन गाथा का अध्ययन करना, ऑप्शन डी साहित्य की सौंदर्य दृष्टि को निखारना। तो अगर हम देखें तो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ऑप्शन बी आलोच्य कृति का मूल्यांकन इतिहास और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में करना। तो यह बहुत आसान सा प्रश्न था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है, कौन से आलोचक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना की कोटि में आते हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन हरिशंकर प्रसाई के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर क्या होगा? ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना से संबंधित जो आलोचक हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप सभी आलोचक को, जैसे हमने भारतेंदु युगीन आलोचना को देखा, फिर द्विवेदी युगीन आलोचना, भारतेंदु युगीन नहीं देखा, हमने द्विवेदी युग से पूर्व की आलोचना को देखा था शायद। एक मिनट में सब सेक्शन देख लेती हूँ। हमने भारतेंदु युग देखा था, ठीक है। तो भारतेंदु युग की आलोचना से पूर्व जितने आलोचक थे, भारतेंदु युग से संबंधित जितने आलोचक थे, द्विवेदी युग से संबंधित जितने आलोचक थे, स्वच्छंदतावाद या छायावाद से संबंधित आलोचक, प्रभाववादी आलोचना से संबंधित आलोचक, मनोविश्लेषण आलोचना यानी मनोवैज्ञानिक आलोचना से संबंधित जो आलोचक हैं, तथा जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना से संबंधित जो आलोचक हैं, इनको आप विशेष रूप से देखेंगे, ठीक है। इनके नाम जो है आप नोट डाउन कर लें कि कौन कौन से आलोचक किस किस सिद्धांत या समीक्षा पद्धति से संबंधित हैं। तो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना की कोटि में आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनाएं हैं ये, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, प्रकाशन वर्ष 1940 महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि जो आलोचक हैं ये महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। इनकी सभी कृतियों का नाम और प्रकाशन वर्ष भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। इनकी एक और आलोचनात्मक कृति है कबीर। कबीर का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1942 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण कृति किनकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। जितनी कृतियाँ इसमें बताई गई हैं मैं उन सभी कृतियों को शामिल कर रही हूँ। और भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हैं, लेकिन इस पुस्तक में सिर्फ 3 का ही जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं समझना है आपको कि सिर्फ 3 ही रचनाकार मैं बता रही हूँ, मतलब इनकी कृतियों को बता रही हूँ। तो जैसे पुस्तक में दिया हुआ है उसी अनुरूप हम चलते हैं। जानने को तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं अन्य पुस्तकों के माध्यम से भी, लेकिन फिलहाल जब हम इस पुस्तक को पूरी तरीके से अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें जो तथ्य दिए गए हैं, जो रचनाएं दी गई हैं, उन्हीं को हम विशेष रूप से देखते हैं, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य कृतियां हैं वह भी महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल हम इन 3 कृतियों को देखेंगे और इनके प्रकाशन वर्ष को याद रखेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है, कबीर 1942 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक आलोचना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए साहित्य की भावनात्मक व्याख्या से, ऑप्शन बी साहित्य की इतिहास दृष्टि से, ऑप्शन सी केवल समाजशास्त्रीय अध्ययन से, ऑप्शन डी साहित्य की भाषाई समीक्षा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऐतिहासिक आलोचना का संबंध साहित्य की इतिहास दृष्टि से है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 ईस्वी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी पंडित परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक हैं और उत्तरी भारत की संत परंपरा का प्रकाशन वर्ष 1951 है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है, भूषण ग्रंथावली की भूमिका में ऐतिहासिक आलोचना का उदाहरण किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो भूषण ग्रंथावली की जो भूमिका लिखी गई है उसमें ऐतिहासिक आलोचना का उदाहरण है। तो यह भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है, यह प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भूषण ग्रंथावली की भूमिका किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है। समय देख लेते हैं। भूषण ग्रंथावली का समय है 1953। रचनाकार कौन है, यानी भूमिका जो लिखी है किसने लिखी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है। 1953 भूषण ग्रंथावली का समय है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक आलोचक के अनुसार मानव की चिंतनशीलता कैसी होती है? ऑप्शन ए पूरी तरह स्वतंत्र, ऑप्शन बी परंपरा से बधी हुई, ऑप्शन सी परंपरा से विमुख, ऑप्शन डी कल्पनात्मक। तो ऐतिहासिक आलोचना के आलोचक के अनुसार मानव की चिंतनशीलता कैसी होती है?
वह पूरी तरीके से, यानी अगर हम ऐतिहासिक आलोचक के अनुसार देखें तो मानव की चिंतनशीलता पूरी तरीके से परंपरा से बंधी हुई होती है। इससे संबंधित तथ्य अगर हम देखें तो इसी कारण निर्गुण संतों को समझने के लिए हमें नाथपंथियों एवं बौद्ध सिद्धों का भी अध्ययन करना पड़ता है। अब यहाँ जो बात है वो ये देखो कि ऐतिहासिक आलोचक जो हैं वो क्या मानते हैं कि मानव की पूरी चिंतनशीलता किससे बंधी हुई होती है, परंपरा से बंधी हुई होती है। अगर हम मानव को यहाँ कवि के रूप में लें तो कवि की भी चिंतनशीलता किससे संबद्ध होगी, परंपरा से बंधी हुई होगी। तो जितने भी कवि और रचनाकार जो निर्गुण संतों पर लिख रहे हैं उनकी जो परंपरा होगी वो किससे होगी, ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं उनसे होगी। तो अगर हम ये देखें कि निर्गुण संतों को अगर हमको पूरी तरीके से समझना है तो हम इनकी चिंतनशीलता पर जाएंगे। तो चिंतनशीलता परंपरा से बंधी हुई है, तो यानी कि जो भी तत्व हमको निर्गुण साहित्य में पहले मिल रहे हैं, यानी सिद्धों और नाथों में के साहित्य में हम क्या देख रहे हैं, वहाँ पे वही पद्धति जो निर्गुण साहित्य में आज हमको दिखाई दे रही है वह हम सिद्धों और नाथों के साहित्य में भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो परंपरा का जो जुड़ाव है वह साहित्य में भी दिखाई देता है। तो आज अगर आपको निर्गुण साहित्य को समझना होगा तो आपको कहीं ना कहीं सिद्ध और नाथ की जो काव्य की जो रचनाएं हैं उनको भी पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। तो इस रूप में ऐतिहासिक आलोचना जो है वह अपना महत्व स्थापित कर रही है। अगला जो प्रश्न है वह आचार्य शुक्ल ने किस कवि की आलोचना में ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया था। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीर। तो उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो शुक्ल ने किस आलोचना में ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जायसी की आलोचना में ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किया था। तथ्य देख लेते हैं। समीक्षा की यह ऐतिहासिक पद्धति व्याख्यात्मक आलोचना का ही एक पूरक अंग है। इसका उपयोग आचार्य शुक्ल ने भी जायसी की आलोचना में किया था। तो द्विवेदी युग में अगर हम देखें तो व्याख्यात्मक आलोचना का जो एक रूप है वो हमको दिखाई देता है। वहीं पे जो व्याख्यात्मक आलोचना से जो विकसित पद्धति है वह ऐतिहासिक पद्धति है और इसी को जायसी की कृति के रूप में, यानी जायसी की जो आलोचनात्मक समीक्षा शुक्ल जी ने प्रस्तुत किए हैं इसी आधार को ग्रहण करते हुए प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, कौन से आलोचक में वैज्ञानिक अन्वेषण की तटस्थता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो किस आलोचक में अन्वेषक की तटस्थता पाई जाती है, सही उत्तर होगा परशुराम चतुर्वेदी में वैज्ञानिक अन्वेषक की तटस्थता अधिक दिखाई देती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, ठीक है, कथन महत्वपूर्ण हो जाएगा, चतुर्वेदी जी यानी परशुराम चतुर्वेदी जी में वैज्ञानिक अन्वेषक की तटस्थता अधिक है, जबकि द्विवेदी जी तटस्थ नहीं रह पाते हैं, उनकी संवेदनशीलता उभर आती है। यानी अगर हम द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृतियों को देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका जो संवेदनशीलता वाला जो पक्ष है वह उस पर हावी हो जाता है, यानी अन्वेषक की जो गुण है उस पर हावी, कहीं ना कहीं उनका संवेदनशील स्वभाव जो है वह हावी हो जाता है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो चतुर्वेदी जी इसमें ज़्यादा सफल हुए हैं एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, अगर हम तुलना करें द्विवेदी जी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक समीक्षा की दृष्टि में साहित्य कैसा माना जाता है। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी देश काल बाह्य, ऑप्शन सी देश कालबद्ध, ऑप्शन डी कल्पनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऐतिहासिक समीक्षा की दृष्टि में साहित्य क्या है, देश कालबद्ध है। तो ऐतिहासिक समीक्षा क्या मानती है, साहित्य देश कालबद्ध है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगर हम देखें तो ऐतिहासिक आलोचना क्या है, ये हम इस कथन के माध्यम से जान सकते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में ऐतिहासिक आलोचना एक प्रकार से साहित्य की इतिहास दृष्टि को स्पष्ट करती है। इधर हिंदी में भी साहित्य के इतिहास दर्शन पर कार्य होने लगा है। इतिहास दर्शन ऐतिहासिक सांस्कृतिक समीक्षा के सिद्धांत पक्ष को पुष्ट करता है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा बदलती रहती है। इस दृष्टि से ऐतिहासिक समीक्षा का स्वरूप भी बदलता रहा है। साहित्य सापेक्षिक दृष्टि से ही कालजयी होता है, उसकी अंतर्वस्तु और रूप दोनों ही देश कालबद्ध होते हैं। इस प्रकार युगबोध के संदर्भ में साहित्य का मूल्यांकन एक प्रकार से ऐतिहासिक समीक्षा के सीमा में ही आता है। अगर हम कहें कि हम काल विशेष के अंतर्गत किसी साहित्य की समीक्षा कर रहे हैं तो वो क्या है, उसकी ऐतिहासिक समीक्षा के अंतर्गत ही हम उसे रखेंगे।
किसी भी साहित्य को शाश्वत ना मानकर उसकी देश कालबद्धता को ही रेखांकित करने वाली समीक्षा क्या कहलाती है ऐतिहासिक समीक्षा कहलाती है। ठीक है, तो देश कालबद्ध जब हम किसी कृति की समीक्षा करते हैं तो वो ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत आएगी। अगला जो हमारा जो सिद्धांत है या जो पद्धति है वह शास्त्रीय समीक्षा की पद्धति है। तो इस पद्धति को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो आज का वीडियो है, यानी आज जो हमने सबसेक्शन किया वो है सांस्कृतिक मनोविश्लेषण और सांस्कृतिक समीक्षा। ठीक है, इन दोनों को हमने आज के इस वीडियो में देखा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।